Hi all, welcome to this lecture. So this is our unit number 11 which is based on cash management services and its importance. दोस्तों आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज को समझेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसे समझेंगे. दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 11 ऑफ PPB यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. So the first topic, let us see what are the topics that we have to discuss. First thing we will see what is CMS. CMS होता क्या है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज होता क्या है, what are the developments in CMS, what are the further development in CMS we will see. Then we will see what is the importance of CMS, what is the importance of CMS for a corporate entity, what is the importance of CMS for a bank, and then we will see what are the types of CMS, and finally we will see what are the challenges, what are the issues that CMS is currently going through. So these are the topics that we will discuss. So let's begin with the first topic. The first topic is introduction. तो आप इस टॉपिक से समझ पाएंगे दोस्तों कि CMS की क्या ज़रूरत है. आप समझ पाएंगे दोस्तों कि CMS कैश मैनेजमेंट सर्विस के पोटेंशियल के बारे में. आप बहुत सारे इनिशिएटिव देख पाएंगे पेमेंट सर्विसेज के बारे में. तो दोस्तों कैश मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप कलेक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं और कैश को डिसबर्स कर रहे हैं. सो इट मीन्स कलेक्शन, कंसंट्रेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश. तो नाम से ही क्लियर है कैश मैनेजमेंट. सो व्हाट वी डू, वी कलेक्ट कैश, वी कंसंट्रेट ऑन कैश एंड वी डिसबर्स कैश. तो इसके अंदर दोस्तों एक लिक्विडिटी का लेवल होता है, एक कैश बैलेंस का मैनेजमेंट होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं. और कैश फ्लो को मैनेज करना बहुत ही क्रूशियल जॉब है किसी बिजनेस मैनेजर का. फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है कैश मैनेजमेंट का कि हम लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज़ करें. कैसे लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज़ करें, फ्लो ऑफ फंड के माध्यम से. तो आप कलेक्ट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और कैश को डिसबर्स करते हैं. इससे क्या होता है कि आपका लिक्विडिटी का लेवल मेंटेन रहता है, कैश का बैलेंस मैनेज होता है और जो शॉर्ट टर्म आपको कम समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो फुलफिल होता है दोस्तों. और ये किसका काम होता है, बिजनेस मैनेजर का बहुत ही क्रूशियल जॉब होता है कैश फ्लो को मैनेज करना. दोस्तों कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है बैंकर्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं. क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बैंक जो है बहुत सारे सर्विसेज देती है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को. आपको मैं एक फाइंडिंग बताता हूं दोस्तों, एक रिज़ल्ट का फाइंडिंग बताता हूं कि ये कनाडा में ये सर्वे कंडक्ट किया गया. 400 कनाडियन इंटरप्राइज जितने भी हैं वो $23 बिलियन सेव किए हैं एनुअली. कैसे सेव किए हैं, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. मतलब सोचिए $23 बिलियन कनाडियन के इंटरप्राइज, कनाडा के इंटरप्राइज ने सेव किया. कैसे सेव किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने इस बात को समझा कि कितना पोटेंशियल है कैश मैनेजमेंट सर्विस का, कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी को कैश मैनेजमेंट सर्विस किस तरह बढ़ा सकता है. तो कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि बैंकों का प्रॉफिट बढ़े, बैंकों का रेवेन्यू बढ़े, कॉस्ट कम से कम हो और हमारा कैश मैनेजमेंट सर्विस बहुत ही एफिशिएंट हो ताकि ग्रोथ को एक्सेलरेट करें. तो अभी तक आपने क्या समझा कैश मैनेजमेंट के बारे में, कि आप यहाँ पे कैश को कलेक्ट करते हैं, उसे डिसबर्स करते हैं, उसे कंसंट्रेट करते हैं और उसे डिसबर्स करते हैं. लिक्विडिटी का लेवल मेंटेन करते हैं, इसके माध्यम से आप लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं. अब जरा देखते हैं कि डेवलपमेंट इन CMS में कैसे डेवलपमेंट हुआ. तो पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशक से CMS में कुछ चेंजेस आए हैं. पहला कारण ये है कि दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश को होल्ड करना बढ़ेगा ही ना. आपने दोस्तों पढ़ा है ना, या देखिए सब चीज़ जो आपने मॉड्यूल भी में पढ़ा है उसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. आपने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ा है ना दोस्तों कि जब आप कैश को होल्ड करेंगे, ठीक है, व्हेन यू होल्ड द कैश, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है कैश को होल्ड करने का वो बढ़ता है. ठीक है, तो ये किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो रहा है कि हम कैश को होल्ड करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो so what I'm saying that because of increasing interest rate the opportunity cost of holding cash is increased. दूसरा कारण है दोस्तों क्यों हमारा कैश मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट है पास्ट फ्यू डिकेड में, वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. खासकर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की बात करें तो कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म का आना. राइट, हमारा जो फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है वो पूरा कंप्यूटराइज हो गया है. ये भी एक कारण है दोस्तों जिससे हमारा कैश मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है. तो दो कारण मैंने आपको बताया, पहला बताया आपको इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और दूसरा बताया आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स वी हैव सीन द कैश मैनेजमेंट हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली. बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े फंड कंडक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं कि फंड तरह तरह के सोर्स से कलेक्ट किए और पेमेंट देते हैं दोस्तों. देखिए बहुत बड़े बड़े फर्म, जैसे मान लीजिए IBM हो गया, जनरल मोटर हो गया, हॉलट पैकेट हो गया, तो ये सभी इनका प्लांट जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. ठीक है, और इनके सेल्स ऑफिस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके जितने भी पेमेंट होते हैं वो वहाँ से होते हैं, उन सिटीज़ से होते हैं जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी तो इनके हेड ऑफिस से पेमेंट होंगे.
ठीक है। तो दोस्तों एक मेजर कॉरपोरेशन का बहुत सारा बैंक अकाउंट होगा और जो इनका इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो दोस्तों वो क्या होगा, वो ये हर एक अकाउंट में बैलेंस होगा। तो एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी कि फंड को ट्रांसफ़र किया जा सके कि जहाँ पे सरप्लस है टू जहाँ पे डेफिसिट है वहाँ पे, मतलब जिस जगह पे फ़ंड ज़्यादा है और जिस जगह पे फ़ंड कम है तो ज़्यादा वाले जगह से कम वाले जगह पे फ़ंड को भेजा जाना चाहिए। तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो जो भी बिज़नेस होते हैं, जो लार्ज फर्म कंडक्ट करते हैं, वो बहुत सोर्स से फ़ंड को रिसीव करते हैं और पेमेंट भी करते हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो एक ज़रूरत फील किया गया, देयर वाज अ नीड टू एक सिस्टम बनाया जाए जिससे क्या हो कि हम जो फ़ंड हमें आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे सरप्लस है, जिस जगह पे सरप्लस फंड है उस फंड को हम लोग डेफिसिट वाले जगह पे भेज सकें ताकि बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। तो ये ज़रूरत फेस किया गया। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए दोस्तों पेमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमी में। तो आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स लिए ताकि जो पेमेंट मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो कौन कौन से मेजर्स लिए आरबीआई ने वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए MICR टेक्नोलॉजी को लाया गया, ठीक है। तो फिर क्लियरिंग ट्रांजैक्शन के लिए सेटलमेंट का कुछ नियम लाया गया, कंप्यूटराइज किया गया। उसके बाद MICR टेक्नोलॉजी लाया गया। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद दोस्तों इंटर सिटी, दो सिटी के बीच में क्लियरिंग फैसिलिटी लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस लाया गया। फिर NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र स्कीम लाया गया। RTGS लाया गया। DVP डिलीवरी वर्सेस पेमेंट लाया गया, किसके लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के लिए। इन्फिनिट को सेटअप किया गया। इन्फिनिट क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। चेक ट्रंकेशन सिस्टम। CTS बेस्ड नेशनल वाइड ग्रिड क्लियरिंग। फिर NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। UPI बेस्ड पेमेंट। तो ये सभी चीज़ इनिशिएटिव आरबीआई ने लाए हैं जब आरबीआई को समझ में आया कि हाँ हमारा जो रोबस्ट पेमेंट सिस्टम है उसके हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ CFMS लाया गया, सेंट्रलाइज फंड मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। सिक्योरिटी सर्विस सिस्टम लाया गया। स्ट्रक्चर SFMS लाया गया, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम, जिस पे नेफ्ट काम करता है। तो ये सभी क्या हुआ कि हमारा जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि कैसे CMS में डेवलपमेंट हुआ है। वी हैव डिस्कस हाउ डेवलपमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट, ठीक है। कैश को होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ा, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लिए गए और आरबीआई ने क्या क्या डेवलपमेंट लिए वो सब देखा हमने। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कैश मैनेजमेंट का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यदि कैश मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा तो आपको पता चलेगा कि कब, कहाँ और कैसे किसी कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और जो कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से मीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यदि कैश मैनेजमेंट सर्विस अच्छा होगा तो आपको पता रहेगा कि आपकी फर्म को कब, कहाँ और कैसे, किस प्रकार से कैश की रिक्वायरमेंट होगी और फिर कहाँ से उसको आप फुलफ़िल करेंगे। तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि उन सभी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब आपका बैंकर और अदर क्रेडिटर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होता है दोस्तों, साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट के कारण क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, इंटरेस्ट कॉस्ट घटता है, ठीक है, पेपर वर्क कम पड़ता है और मैनेजमेंट एक्यूरेसी बढ़ता है। तो आपका यदि प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होगा तो वो कॉर्पोरेट को अच्छा बेनिफिट देगा, ठीक है। कैसे कॉर्पोरेट को बेनिफिट देगा मैं समझाता हूँ दोस्तों। जैसे वो क्या करेगा कि टाइम और फंड पे कंट्रोल रहेगा अच्छा कैश मैनेजमेंट से, आपको जानकारी पहले मिल जाएगी, आप एम्प्लॉयज़ रिलेटेड पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को सपोर्ट करता है ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम। आपका फास्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलेशन होगा, बुक कीपिंग एरर तुरंत डिटेक्ट कर लीजिएगा, जो चेक इशूड है उसका संख्या घट जाएगा और इंटरेस्ट इनकम आपका बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस घट जाएगा। तो प्रॉपर कैश मैनेजमेंट का ये सभी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब एडवांटेज को ध्यान रखना है। तो अल्टीमेट पर्पज़ ये है, ठीक है। तो जैसे देखिए कुछ कॉरपोरेशन ऐसे हैं जिनका सब्सिडरीज़ है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि वो कंपनी जो है डेब्ट को ऑफसेट करती है सरप्लस मनी के साथ। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो ट्रेजरी फंक्शन होता है वो प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है, कैश को ऑप्टिमाइज करेगा और उसको अच्छे यूज़ के लिए यूज करेगा। अल्टीमेट पर्पज़ प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, लिक्विडिटी का। तो ये है कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े, फंड का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये अल्टीमेट पर्पज़ है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यूनिलीवर का एग्जांपल लीजिए। यूनिलीवर दोस्तों ये क्या करती है, यूनिलीवर एक कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में, पूरे विश्व में बेचती है। तो इफेक्टिवली ऑपरेट होने के लिए यूनिलीवर का बहुत सारा बैंक अकाउंट है ताकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाए। बिजनेस के पॉइंट, जहाँ पे बिजनेस का पॉइंट है वहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाए। जो अमेरिका का सेल रिसिप्ट होता है वो वहाँ के लोकल बैंक में दिया जाता है।
तो दोस्तों लोकल बैंक जो है लोकल ट्रांजैक्शन करती है, और लार्ज जो बड़ी बड़ी फर्म होती है उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये इंश्योर करने के लिए कि उनका फंड जो है जहाँ पे सरप्लस है वहाँ से जहाँ पे कम है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, और ये किसके माध्यम से होता है? बैंक के माध्यम से होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अल्टीमेट पर्पज़ है लिक्विडिटी के प्रॉफिट मैनेजमेंट का, वो है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ फंड का प्रोडक्टिविटी बनाना। फंड प्रोडक्टिव कब होगा? जब जहाँ पे आपका सरप्लस है उसको आप डेफिसिट वाले जगह पे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बैंक की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैंने आपको यूनिलीवर का एग्जांपल लेके समझाया कि कैसे इस कंपनी का बहुत सारा पूरे वर्ल्ड में ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी फंड वो रिसीव करती है वहाँ से वहाँ के लोकल बैंक में डालती है, और यदि लगता है कि ये इस जगह पे हमारा फंड सरप्लस है तो उस फंड को वो क्या करती है? डेफिसिट वाले जगह पे बेचती है। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ फंड का इम्प्रूवमेंट, राइट। चलिए, अब ये तो हमने देखा कॉर्पोरेट को कैसे कैश मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि टाइम सेव करना, पेपर वर्क कम होता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब तरीके से कॉर्पोरेट को सहायता मिलता है कैश मैनेजमेंट सिस्टम से। अब जरा बात करते हैं बैंकों को कैसे सहायता मिलता है। हाउ डज दिस कैश मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प द बैंक। दोस्तों देखिए, बैंक को कैसे हेल्प करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो जो डीरेगुलेशन है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया, और जो नए टेक्नोलॉजी आए हैं तो इसने क्या किया है कि आसान कर दिया है नॉन बैंक कॉम्पिटिटर को कि वो बैंकिंग डोमेन में घुस सके। कुछ नॉन बैंक कॉम्पिटिटर भी बैंकिंग डोमेन में आ गए हैं, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया है कि अपना जो सेल मिक्स है, अब जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं, आपका जो डिफरेंशियल बैंकिंग है, एनबीएफसी है, पेमेंट सिस्टम है, तो ये सभी नॉन बैंकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। ये भी हमारे बैंकिंग डोमेन में आ गए हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में बैंक ने क्या किया है कि अपना सेल मिक्स जो है फिक्स्ड शिफ्ट कर लिया है टुवार्ड प्रोडक्ट दैट जनरेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी वैसा प्रोडक्ट जो कि नॉन इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर ली है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बताइए, कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बैंक के लिए नॉन इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है? मतलब बिना इंटरेस्ट का इनकम। इंटरेस्ट एक तो ब्याज पे इनकम होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारी नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ भी आ गई है जो कि लोन दे रही है, उससे ब्याज कमा रही है। तो बताइए नॉन इंटरेस्ट इनकम कौन कौन सा है बैंकों के लिए? तो सबसे पहला तरीका है नॉन बेस्ड इनकम है, वो है फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ड्राफ्ट हो गया, डीडी हो गया, और भी नेफ्ट, आरटीजीएस, यानी जो भी इसका फ़ी बेस पे फ़ी लेती है बैंक, ठीक है। और एक ये तरीका हो गया ये है कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड फंड है। और दूसरा ये हो सकता है दोस्तों, चार्जिंग एक्सप्लिसिट फ़ी फॉर सर्विसेज दैट वेर अंडर बंडल विद बैंक। तो कुछ सर्विसेज पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए, ये भी एक तरीका है जिससे बैंक अपने नॉन इंटरेस्ट फंड को बढ़ा सकती है, नॉन इंटरेस्ट इनकम को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों एक स्टडी किया गया था फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा, जिसमें कहा गया कि रिटेल का मार्केट और कॉमर्शियल फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इंटरेस्ट बेस्ड सर्विसेज से बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब सोचिए कि ऐसा कहा गया है कि बैंकों का इनकम का दो स्रोत है, एक तो है आपका इंटरेस्ट से और एक है फ़ी से। तो उस स्टडी में ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट जो फ़ी से जो पैसा है बैंकों को इनकम होता है वो इंटरेस्ट वाले से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बैंक ऐसे सर्विसेज को एम करती है वो उसके प्राइमरी प्रॉफिट सोर्स, मतलब बैंक एम ये करती है कि उनका प्राइमरी प्रॉफिट सोर्स कौन सा हो? फ़ी बेस्ड इनकम हो, ठीक है। क्योंकि ये जो रेवेन्यू होता है ना फ़ी बेस्ड वाला, वो स्टेबल रहता है और बैंकों को एक स्टडी इनकम मिलते रहता है। तो दोस्तों कैश मैनेजमेंट जो सर्विसेज जो इंडियन कॉर्पोरेट को दी जाती है, ठीक है, तो वो जो है कॉम्परेबल है जो उसके काउंटर पार्ट को दिया जाता है एडवांस कंट्रीज़ में, ठीक है ना, कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैश मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंस है बैंकों के लिए, राइट। तो हमने कॉर्पोरेट के लिए एडवांटेज देखा और बैंकों के लिए एडवांटेज देखा। अब जरा बात करते हैं कि कैश मैनेजमेंट सर्विस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे टाइप्स हैं कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के। बहुत सारी बैंक्स ऐसी है जो कि बहुत तरह के कैश मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सभी कैश मैनेजमेंट सेगमेंट में एक्टिव है, ठीक है। पीएसबी, ओल्ड पीएसबी। अब दोस्तों कौन कौन से प्रोडक्ट बैंक ऑफर करती है वो देखिए। पहला है कैश कलेक्शन सर्विस। तो बैंकों ने क्या किया है कि कैश पिकअप सॉल्यूशन को कस्टमाइज़ कर लिया है, ठीक है, ताकि अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। तो ये जो सॉल्यूशंस है, जो कैश कलेक्शन सर्विसेज का जो कैश पिकअप सॉल्यूशन है, ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कैश कलेक्शन सर्विस की। तो कस्टमाइज कैश पिकअप सॉल्यूशन कैसे करते हैं दोस्तों, कि जैसे देखिए ऑपरेशनल रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं। ऑपरेशनल रिस्क समझते हैं ना आप? ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मान लीजिए कि आपका सिस्टम में कुछ डिफिशियंसी आ गया, ठीक है, किसी कारणवश। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए बैंक ऑपरेशनल रिस्क से कैसे इस केस में कैसे हो सकता है
कि मान लीजिए कि चोरी हो गया बीच में, ठीक है, या कैश पिकअप वैन ही में कुछ डिफिशिएंसी आ गई, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गया, पिकअप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ऑपरेशन रिस्क को मिनिमाइज़ करता है, कॉस्ट कम होता है, सिक्योरिटी कम होता है, इफिशियंसी बढ़ता है, ठीक है। तो ये कैश पिकअप सॉल्यूशन है। बैंक ने बहुत सारे कस्टमाइज कैश पिकअप सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है ताकि अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि बैंक ऑफर करती है। दूसरा है डायरेक्ट क्रेडिट बाय फंड ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप फंड ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप सैलरी पेमेंट डायरेक्ट होता है, सैलरी डायरेक्ट आता है ना आपके अकाउंट में, ठीक है। कुछ आपका ओवरसीज़ रेमिटेंस तुरंत हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। सप्लाई चेन पेमेंट होता है दोस्तों, वो भी डायरेक्ट होता है। ये एक दूसरा तरीका है जो बैंक प्रोडक्ट ऑफर करती है कैश मैनेजमेंट सर्विस के फील्ड में। तीसरा है चेक ईटीडी ड्राइंग अरेंजमेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, प्री फंडिंग या पोस्ट फंडिंग बेसिस पे होता है कॉर्पोरेट को, ठीक है, या बैंक के क्लाइंट को। तो डिमांड ड्राफ्ट होता है जो चेक से ही के पार पेबल होता है दोस्तों, वो CMS क्लाइंट के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, और उसको प्रेजेंटेशन के लिए आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर NEFT पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो दोस्तों क्रेडिट दिया जा सके बहुत सारे बेनिफिशरीज़ को, तो NEFT का यूज़ कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद बात आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट या चेक कलेक्शन। तो इसमें क्या है दोस्तों कि लोकल और अप कंट्री क्लियरिंग सिस्टम है, इसके थ्रू चेक का पेमेंट होता है या कलेक्शन वगैरह होता है। NACH पेमेंट का फैसिलिटी है। NACH क्या होता है कि यदि आपको पीरियोडिक वे में डिसबर्स करना है या रिसिप्ट लेना है तो आप NACH का हेल्प ले सकते हैं। ऑटो स्विपिंग फैसिलिटी, तो आप जब भी चाहें तो आप फंड को पुल कर सकते हैं, ये होता है ऑटो स्विपिंग। तो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफर्ड बाय बैंक एंड दिस कैन शो यू द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉरेन बैंक है जो भारत में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विस, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सर्विस, कार्ड सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस और तरह तरह के सर्विसेज ऑफर करती है। अब बात करते हैं दोस्तों चैलेंजेस क्या हैं, इशूज़ क्या हैं। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मल लाइन है ट्रेजरी और कंट्रोल का और कैश और अकाउंटिंग स्ट्रेटजी का, वो घटते जा रहा है। बैंकर्स और कंट्रोलर साथ साथ काम कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कैश मैनेजमेंट फंक्शन है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक सक्सेसफुल बैंक और एक अनसक्सेसफुल बैंक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है उसकी टेक्नोलॉजी पर। तो दोस्तों कुछ चैलेंजेस हैं जो कि बैंकर को एड्रेस करना पड़ेगा कैश मैनेजमेंट सर्विस में। पहला है नीड टू कॉम्प्रीहेंड द क्लाइंट लाइन ऑफ सर्विस। बैंकर को समझना पड़ेगा कि क्लाइंट बिजनेस का अकाउंटिंग साइड क्या है, कंट्रोल साइड क्या है। बैंक जो है स्ट्रेटजिक पार्टनर होते हैं किसी कंपनी के ग्रोथ में और उसको उसके इंडस्ट्री के बारे में भी समझना पड़ता है। फिर दोस्तों प्रोविजन होना चाहिए अदर एडवाइजरी सर्विस टू इस क्लाइंट, यानी कंपनी वुड ऑल्सो लाइक दैट, कंपनी चाहेगी कि बैंक जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो दोस्तों चेंजिंग सिस्टम ये मेजर इनिशिएटिव है जिसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है कंपनीज़ में। बैंकर कैन नॉट वर्क विद स्टैंडर्ड, हमेशा ऐसा नहीं है कि बैंकर हमेशा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही काम करेंगे, क्योंकि कस्टमर जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं पोज करते, इसलिए आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है प्रोविजन ऑफ अदर एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट। दूसरा है दोस्तों डिसीजन रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ सोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन बैंकिंग का और ऑनलाइन कैश मैनेजमेंट का, वो इन हाउस बिल्ड हो सकता है। वो या तो आप इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर से खरीद सकते हैं या आप आउटसोर्स कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी का। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि कहाँ से सॉफ्टवेयर का सोर्सिंग करें। फिर नेक्स्ट है दोस्तों स्पेशल कंसिडरेशन टू स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़, यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है भारत में वो ऐसे बहुत छोटे स्मॉल मीडियम कंपनी से डोमिनेट हो गए हैं। तो लास्ट है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन को डेवलप करने में बैंक को कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कंट्रोलर और उनके स्टाफ के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें पेबल्स और रिसीवेबल को मैनेज करना होता है। तो दोस्तों ये सभी चैलेंजेस हैं, ये सभी इशूज़ हैं जो कि बैंक कंटिन्यूसली फेस करती है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है कैश मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। सिक्योरिटी का इशू है दोस्तों, सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें कॉर्पोरेशन क्या करती है बहुत ज़्यादा पैसा लूज कर लेती है क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रॉड होता है। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी के अलावा दोस्तों ऑपरेशनल रिलायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आजकल इंटरनेट को एक रिलायबल बिजनेस सिस्टम की तरह यूज़ किया जा रहा है, लेकिन रिलायबल है नहीं है। रिलायबल कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक इंटरनेट और रिलायबल बिजनेस सिस्टम, ठीक है, ताकि हम कम्युनिकेशन को टाइम पे और समय पे सिक्योरली भेज सकें। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज विच इज़ फेस्ड बाय बैंक। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड अंडर द परव्यू ऑफ कैश मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज करते हैं दोस्तों। CMS क्या होता है? CMS का मतलब कलेक्शन, कंसंट्रेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश। इसके अंदर दोस्तों कंपनीज़ के लेवल ऑफ लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है, कैश बैलेंस को मैनेज किया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को मैनेज किया जाता है। 3 चीज़ होता है, लिक्विडिटी देखना, कैश बैलेंस देखना और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखना। जो अच्छा कैश मैनेजमेंट होता है दोस्तों उसमें कंपनी का जो फ्यूचर कैश नीड है वो फुलफिल होता है उनके फ्यूचर कैश सोर्स से,
ठीक है। तो अच्छे कैश मैनेजमेंट से में क्या होता है कि कंपनी का जो फ्यूचर कैश नीड है वो कैश सोर्स से फुलफिल होता है। अब दोस्तों डीरेगुलेशन में चेंजेस आए, न्यू टेक्नोलॉजी बैंक्स आए, उन्होंने क्या किया है कि अपना सेल मिक्स जो है इंटरनेट इनकम से, इंटरेस्ट इनकम से फी बेस्ड इनकम पे चले गए हैं, ठीक है। क्योंकि नए बैंक सब आ गए हैं ना, तो उनका जो सेल मिक्सचर है वो कहाँ से हो गया, पहले था इंटरेस्ट इनकम, अब वो हो गया फ़ी बेस्ड सर्विसेज। बहुत सारे पेमेंट सर्विस इनिशिएटिव आ गए आरबीआई के, जैसे बैंक को कैश मैनेजमेंट सिस्टम के सर्विसेज में आसानी बढ़ गया। बैंक जो है तरह तरह के कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को। अब दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट को घटाना है तो कैश मैनेजमेंट को जो है कुछ इनोवेटिव मेथड डिवाइस करना पड़ेगा ताकि एफिशिएंसी को बढ़ा सके कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए। ये सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। दिस आर द चैलेंजेस विच कैश मैनेजमेंट इज फेसिंग। So that's all for this unit. In the next topic we will have some MCQs based on this topic. I think the concept is clear now. क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको MCQ प्रोवाइड करूँगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। धन्यवाद।